5.9 कराया था मैंने लास्ट। आवाज आ रही है ना मेरी, एक बार बताना। यस सर, आपको 5.6 करवाना है सर, आपने छोड़ दिया था। हाँ 5.6 सबसे पहले करा देते हैं। यश चौहान। देखो, एक इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बहुत ध्यान देना, इसमें काफी टाइम भी लग सकता है न्यूमेरिकल में। एक इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं एन नीचे ले आऊं, टी गुणा में वी, एन भी नीचे ले आता हूं मैं, और टी भी, तो आर बच गया सिर्फ। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि पीवी बटे में एनटी, इन शॉर्ट की पीवी बाय एनटी, यानी एक गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, गैस के मोल और टेम्परेचर दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी पीवी बटे में एनटी का रेशियो कांस्टेंट आता है, चेंज नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है। अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, देखो। यानी कि अगर, ये बताना है मेरे को ये समझ आया कि नहीं। अगर मान लो कि टेम्परेचर T1 है, जब टेम्परेचर T1 है उस समय वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है। अगर मान लो मैं अमाउंट में कोई चेंज नहीं करूंगा, ध्यान देना इस बात पर, अमाउंट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब गैस मैंने 1 मोल ली है तो 1 ही लूंगा, 2 है तो 2 ही ली है, जो भी चेंज होगा वो पी, वी और टी में से किसी में होगा। मान लो मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं, तो टेम्परेचर चेंज करने से मोल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, अमाउंट चेंज नहीं होगी, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ये P2 हो जाए और ये V2, लेकिन N तो वही रहेगा। लेकिन जो रेशियो है पीवी बाय एनटी, पीवी बाय एनटी, वो अब भी सेम आएगा। यही मतलब है इसका, पीवी बाय एनटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप एक चीज चेंज करेंगे, दूसरी उसके अकॉर्डिंग चेंज तो हो जाएंगी, मगर रेशियो आप फिर भी जब निकालेंगे तो वो बराबर आएगा। तो अगर n सेम है तो n हट जाएगा, कट गया, तो ये जो है P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू होगा P2 V2 बाय T2। ये बताइए, ये समझ आया? यस सर। भाई ये बताओ, ये वाली बात ज्यादा बच्चे बता दो, जिन जिन आ गई है, नहीं आई है तो 15 सेकंड में पूछो। ये इसकी फेमस इक्वेशन है इस चैप्टर की। आगे सर। अब अगर मान भी लो कि, चलो मान लो कि मेरे को ये नहीं आती है, तो क्या काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना, इस फाइनल इक्वेशन से काम चलेगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर गुणा में वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, इसका जो रेशियो है पीवी बाय टी, पीवी बाय टी का रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, मगर रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो अब यहां देखिए एक चीज, एक ड्रेन क्लीनर होता है भाई, न्यूमेरिकल ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करना है आपको, छोड़ने की तो सोचना ही नहीं है। ड्रेन क्लीनर का मतलब होता है नाली साफ करने वाला, कुछ ऐसा।
जैसे नाली कहीं फंस जाती है, कूड़ा वूड़ा अटक जाता है, या जैसे भी फंस जाती है, मैं तो नहीं साफ करता हूं, तो उसमें एल्यूमिनियम डाला जाता है NaOH के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर NaOH के साथ। और पानी तो अंदर होता ही है। इन तीनों के मिलने से एक तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और एक बनता है NaAlO2, इसको मैं सामने लिखूंगा इक्वेशन को। और 3H2। अब इसमें ये परेशानी है थोड़ी सी कि ये जो इक्वेशन है ये न्यूमेरिकल में तो दी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इक्वेशन लिखनी है? जी बिल्कुल ऐसे पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन 3.6 ही पेपर में आता है, और जो कि आता है, जो कि हर 100 में से मैं बता दूं कि 20 बच्चों के पेपर में मिल जाएगा, है ना? तो अगर आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन तभी होगा आपसे जब ये इक्वेशन आपको याद होगी। इसमें क्या है कि एक ड्रेन क्लीनर है, मतलब ये केमिकल, इन दोनों को ड्रेन क्लीनर कहते हैं। इन दोनों को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से नाली खुल जाती है। नाली कैसे खुलती है वो एक अलग चीज है। अगर मान लो प्रेशर से नाली कैसे खुलती है मेरे कम समझ आता है, हमें इक्वेशन समझनी है। तो कुछ बातें इक्वेशन लिखी नहीं है बुक में, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ गए जिनमें इक्वेशन लिखनी पड़ी, जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर यही आ गया तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए याद रखनी है। भाई कोई भी बच्चा जो 8.25 आ रहा है, 8-10 आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। मैं ऐड ही नहीं करूंगा, 8-5 तक आ जाना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम 10-5 मिनट में सही हो जाती है, 2-4 मिनट में। 10-15 मिनट लेट नहीं आना है क्लास में। ये हम, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं इस तरीके से हम नहीं लेते हैं क्लास। मैं बड़ा सीधे सीधे आराम से क्लास लेता हूं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। देखो तो ये इक्वेशन, सर आपका माइक बंद हो गया। अब हम फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये कितना एल्यूमिनियम है? 2 मोल। 2 मोल। और ये हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल। तो मुझे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? क्योंकि क्वेश्चन एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन पर ही है। उसने एल्यूमिनियम का मास दिया है और पूछा है कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनते रहिए मेरे साथ साथ। 2 मोल एल्यूमिनियम का क्या मास होता है? 1 मोल का क्या मास होता है? 2 गुणा में 27 ग्राम। ये 1 मोल का मास है, वही एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 2 से गुणा करनी है। इनकी तो अभी जरूरत ही नहीं है। 27 ग्राम 2 गुणा में 27। ये हो भी सकता है किसी बच्चे के समझ में ही ना आए कि पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टोइशियोमेट्री। 2 गुणा में 27 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आप लेंगे तो उससे 3 मोल हाइड्रोजन बनती है। क्या आप 3 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम बता सकते हैं? हाँ बता सकता हूं, एसटीपी पर।
अब ये देखिए, जैसे मैंने एसटीपी लिखा तो कई बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि एसटीपी कहाँ से आया है, लेकिन इसी चैप्टर में आया था। टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 बार। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 273 हो, प्रेशर 1 बार हो, मैंने मान लिया है कि ये पूरी इक्वेशन एसटीपी पर है। क्या आप मान सकते हैं? जी, ये जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये एसटीपी पर ही होती हैं। तो 3 मोल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो, 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 3 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। कुछ तो याद आया ही होगा। एसटीपी पर 1 मोल का 22.7 होता है। 3 मोल का 3 गुणा में 22.7 हो गया। एसटीपी पर मैंने मान लिया था इक्वेशन एसटीपी पर है। उसने कहा है कि एल्यूमिनियम जो यूज हुआ है वो 0.15 ग्राम यूज किया गया है। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम से 54 ग्राम एल्यूमिनियम से इतना वॉल्यूम बनता है हाइड्रोजन का। 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम से डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई 0.15 लीटर हाइड्रोजन बनेगा। तो क्या हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकल गया? हाँ, यही आंसर, यही पूछा है हमसे उसने, हाइड्रोजन का वॉल्यूम। यहां तक बताइए क्या चीज पर लेनी पड़ी। बाकी न्यूमेरिकल तो इससे छोटे हैं, एक आधा और है ऐसा, बताओ। ऐसा है, कई तो सोच रहे हैं कि क्या क्या पूछ ले। भाई बता दो जल्दी, है ना? कोई जब दिक्कत हो, 15 सेकंड रुक रहा हूं मैं। किसी से कुछ नहीं कहेंगे, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए उसका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। यानी वॉल्यूम जो है, आपको पता होगा कि वॉल्यूम तो एक गैस का अलग अलग आ सकता है। प्रेशर डालोगे, प्रेशर घटाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के इनवर्सली है, तो वॉल्यूम तो अलग अलग आता है। ये वॉल्यूम एसटीपी पर है। 5 बार बोल देता हूं, ये वॉल्यूम एसटीपी पर है, ये वॉल्यूम एसटीपी पर है, ये वॉल्यूम एसटीपी पर है, ये वॉल्यूम एसटीपी पर है। वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं पूछा है, 20 डिग्री पे और 1 बार पे पूछा है। तुम बता रहे हो 273 और 1 बार पे, वो 20 डिग्री का मतलब होता है 293। 273 ऐड कर दो ना इसमें, डिग्री को केल्विन में बदल दो। तुम 273 पे बता रहे हो, ये 22.7 होता है ना 1 मोल का। 1 मोल का 22.7 273 पे होता है, 3 मोल का 3 गुणा में, तो 293 पे बताना है। तो ये वाली इक्वेशन लगाओ ना, P1 V1 T1 P2 V2 T2। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे आपका टेम्परेचर, पहले वाला देखना, जब आपका टेम्परेचर 273 था और प्रेशर 1 बार था, तो वॉल्यूम था काफी बड़ा है, 3 इंटू 22.7, सॉल्व नहीं किया है ना इसलिए बड़ा है, डिवाइड बाय 54 इंटू 0.15, तब आपका ये वॉल्यूम था। तो अगर टेम्परेचर 293 हो, प्रेशर वही रहे 1 बार, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो निकाल लो वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आया समझ? ये बताओ। यस सर। भाई बताओ, जल्दी बताया करो यार, यस मत यस बैठो। सर। यस सर, क्लियर है। जल्दी बता के आगे चलने दिया करो, उस पर अटक के मत बैठा कर। सुनो, तो ये इक्वेशन थी भाई, ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, ये तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए। ये तो आइडियल गैस लॉ में आता है।
ये इतना था न्यूमेरिकल, यहां से लेके यहां तक। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब सुनो, फाइव 5.11 थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा आसानी से। एक स्टूडेंट था, उसे ना 27 डिग्री पर, ये भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लिख देता हूं, थोड़ा याद रखने वाला है ये भी। ऐसा एक और आएगा, टोटल ये 3 है। ये इक्वेशन सभी को याद है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, के टी वी बाई टी इक्वल्स टू के, चार्ल्स लॉ है। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आता है, तो अगर आपका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 से T2 करोगे तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। अब सुनिए, एक स्टूडेंट था, उसने 27 डिग्री में मत डालना केल्विन, 27 डिग्री को केल्विन में कैसे करोगे, डिग्री 27 में 273 जोड़ के 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर उसको एक गैस को रखना था। तो गैस का वॉल्यूम मान लो V1 है, 300 केल्विन पर V1 है, लेकिन वो भूल गया और गलती से 477 डिग्री, 477 डिग्री कितना होता है भाई, 650 डिग्री है, इसमें जोड़ो पहले तो 200, 577 और फिर इसमें 23 जोड़ो, फिर इसमें 50, 650 में भी 3 दूनी 750, 750। हाँ, यहां से बताऊंगा। तो तुम्हें बस आराम से देखना है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इसमें तो कितनी भी क्लास ले लेंगे हम ऑनलाइन। देखो, एक स्टूडेंट था, 300 केल्विन टेम्परेचर पर उसको किसी गैस को रखना था, उससे कहा गया था कि 300 पर रखना है। तो 300 पर गैस का वॉल्यूम आता है ये, मगर वो भूल गया और गलती से टेम्परेचर 750 हो गया, तो वॉल्यूम ये हो गया। मगर रेशियो तो अभी भी सेम ही आ रहा होगा, V/T का। यही बात जैसे कई बच्चे नहीं समझते हैं कि रेशियो सेम कैसे आ रहा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि शुरू से चैप्टर में यही बात मैं समझा रहा हूं कि कैसे सेम आ रहा है, हर बार एग्जांपल देके कैसे भी, मतलब इससे मैंने पूरे तरीके से ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रखी है कि V/T सेम कैसे रहता है। तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना है एक बार और, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है। हाँ, तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 V2? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो V2 कितना ज्यादा है, तो V2 जो है 750 इधर ले जाओगे तो इसे डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, 2.5 V1, 750 इधर गया, 300 से 750 कटा 2.5 आ गया। इसका मतलब जो ये नया वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम, वो ये ओल्ड से 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर, भाई देखो सिंपल सी बात क्या है कि टेम्परेचर 2.5 गुना ज्यादा हो गया ना, तो वॉल्यूम भी 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। तो ये जो वॉल्यूम है V2, ये वॉल्यूम V2 कितने केल्विन पर है, 750 पर, और ये वाला वॉल्यूम कितने पर है, ये आपका 300 पर होना चाहिए था।
तो डिफरेंस कितना आया है वॉल्यूम में, देखो डिफरेंस इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ओरिजिनली V1 होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे से कहा था 300 पर रखना है, तो वॉल्यूम V1 होना चाहिए था, मगर वॉल्यूम हो गया है 2.5 V1, यानी V1 से 2.5 गुना ज्यादा, तो कितने का अंतर आया, 1.5 V1। तो 1.5 V1 क्या है, 1.5 V1 है वॉल्यूम एक्सपेल्ड, यानी कितना वॉल्यूम फैल गया है, V1 से 1.5 गुना ज्यादा फैल चुका है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेल्ड। तो सिंपली अगर मैं तुम्हें से मैथमेटिकली समझा दूं, तो करना क्या है कि जब भी फ्रैक्शन निकालना होता है, किसी का भी फ्रैक्शन, जैसे एक क्लास में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 50 टीचर हैं, तो जैसे लड़कियों का फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो वैल्यू ऊपर, और टोटल 50, 2 52, 2 54 नीचे, टोटल नीचे। तो किसका फ्रैक्शन निकालना है, इसका, तो ये ऊपर, ये है ना एयर एक्सपेल्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेल्ड, ये एक्सपेल्ड जो फैल गया है, भाई V1 तो होना ही चाहिए था, हो गया है 2.5 V1, तो V1 से V1 की जगह वॉल्यूम 2.5 V1 हो गया है, V1 तो होना चाहिए था और हो गया है 2.5 V1, 300 पे V1 होता और 750 पे 2.5 V1 हो गया है, तो बढ़ कितना गया है, 1.5 V1, अंतर कितने का है, 1.5 V1 का। तो ये है वॉल्यूम एक्सपेल्ड, तो वॉल्यूम एक्सपेल्ड का फ्रैक्शन निकालना है, तो 1.5 V1 ऊपर लिखो और टोटल वॉल्यूम नीचे, टोटल ये तो ना V2, और V2 किसके बराबर है, 2.5 V1। अब यहां देख लो वॉल्यूम हो चुका है इतना और एक्सपेल्ड हुआ है इतना, तो ये फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब ये थोड़ा सा जैसे इसमें ये है कि सर जी ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है कि आप कैसे सोचेंगे, ये क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया है, अब इस टाइप का अगर आता है, आपको टेम्परेचर अलग दे दिया जाएगा बस, और आपसे वही चीज पूछेगा, और हो सकता है फ्रैक्शन तक ना ले जाए, आपसे सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेल्ड पूछ ले, इसी में ही वो चेंज कर गया। यानी ये टाइप है क्वेश्चन का, जिसको तुमने पहली बार किया है, जब पहली बार किया है तो ऐसा लगेगा ही कि ये होगा कैसे। ठीक है जी, अब बताइए आया समझ में कि नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन करेंगे 5.12, स्क्रीनशॉट लो। फाइव पॉइंट वन टू, टेम्परेचर निकालना है, मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब है, प्रेशर 3.32 बार है, आर की वैल्यू भी दे रखी है। अब ये देखो, अब ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है, सीधा क्वेश्चन है, तो निकाल दो टेम्परेचर, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, प्रेशर है 3.32 बार, वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब, मोल्स है 4, आर ये रहा 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर निकालना है तो निकाल दो, क्या दिक्कत आ रही है, टी निकालना है, मोल से मोल गए, बार से डेसीमीटर से डेसीमीटर, बार से बार गया, टेम्परेचर की यूनिट आएगी, ये 1/केल्विन है ना, देखो ये K-1, K-1 का मतलब है 1/K,
के इधर आ जाएगा, तो आंसर आपका के में आएगा। ये तो हो गया होगा, चलो स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन है अगला, वो तो ऐसा लग रहा है चैप्टर से ही अलग है, लेकिन है बहुत आसान, कर लेते हैं। 5.13, ये पहले चैप्टर में होना चाहिए था। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम N2, ये क्वेश्चन है। एक और है ऐसा ही 5.14, दोनों को डाल लेता हूं, इन्हें देख के मेरे को नींद आती है इन वालों दोनों को, 13-14 को, इसलिए दोनों उतार दे रहा हूं। 10 की पावर 10 ग्रेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो 5.14 है कि जैसे ये एसएससी का क्वेश्चन हो, सरकारी नौकरी का। सुनो, जैसे 5.13 है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इसकी, ठीक? वो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि आप उसे पॉजिटिवली लेना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले ये देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, N गुणा में 2। एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं, मेरे को 9th में पढ़ाया गया था, 7 न्यूट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक है ये, एक में 7, तो 2 में 14 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। N2, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? 14 न्यू है। अब इससे अच्छा देखो, अरे ये बंद कर लो यार, ये माइक फिर भूल, तुम्हारे घर की आवाज यहां तक सुनाई दे जाएगी, सब सुन लेंगे, तुम्हारी सेफ्टी है इसमें। एक मॉलिक्यूल N2 का 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक मोल मॉलिक्यूल हो तो एक मॉलिक्यूल और एक मोल मॉलिक्यूल में बहुत अंतर होता है। एक तो एक ही होता है, लेकिन जो एक मोल होता है उसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली यही बात बस तब समझ नहीं आती है जब पहला चैप्टर बिल्कुल ही ना पढ़ा हो। थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो मोल कंसेप्ट तो याद आ जाता है। तो ये अलग अलग वर्ड है, एक मोल और एक मोल मॉलिक्यूल, ये शब्द मैच कर रहे हैं, देखो मोल और मोल, मगर ये अलग अलग वर्ड है। यही मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा है जैसे एक सेब, एक एप्पल, एक लाख एप्पल, बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। ये एक है, ये लाख है, ये एप्पल है, यानी ये तो फ्रूट्स है, ये एक गिनती है। जबकि अभी ऐसा लग रहा है ये मोल मोल, ये क्योंकि मॉलिक्यूल और मोल शब्द मिलता है। मोल का मतलब ये संख्या होती है, एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में, एक मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल में, इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
14 गुणा में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. सर Yes, sir. मल्टीप्लाई करने वाली, सुनते रहो। वंश दामा आए अब। तो ये बताओ, एक मोल का मास कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है। यानी एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? m गुणा में 2, ऐसे निकलता है। एक मोल N2 का मास, ऐसे लिख के दे रहा हूं साइड में। किसी के भी वंश, ये माइक बंद कर लो। एक मोल N2 का मास कैसे निकलेगा? n गुणा में 2। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है 14 दूनी 28, ये है एक मोल का मास N2 पे। मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक मोल का मास, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर 14 गुणा में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन है। 28 ग्राम नाइट्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने में पूछ रहा है ऊपर देखो, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। 14 गुणा में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड या 1 मिनट में देख लीजिए यहां से, और देखिए जरूर, ताकि काम बाद के लिए ना बचे। ये तो अलग से लिखा हुआ है, ये क्या किया गया है इसमें। चलिए, 5.15 है या 14 है? 14 है कि बड़ा आसान है। देखो, ग्रेन मतलब होता है बीज, जो भी मान लो। अगर 1 सेकंड 10 की पावर 10 ग्रेन, यानी जैसे गेहूं है, मान लो गेहूं के दाने हैं, 10 की पावर 10 गेहूं के दाने यानी व्हीट ग्रेन फैलाए जाते हैं, यानी 1 सेकंड में फैला दिए कितने दाने गेहूं के? एक सेकंड। ये तो गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो एक ग्रेन को फैलाने में कितना टाइम लग रहा है? 1/10 की पावर 10 सेकंड। तो एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? एवोगाद्रोज नंबर का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने ग्रेन, ये है वो ग्रेन। ये एवोगाद्रो नंबर होता है, यही एक मोल होता है। इसको एक मोल भी कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। 9th क्लास में हमने शायद पढ़ा हो, 11th में तो पढ़ा ही है, खैर वो तो बात ही नहीं हुई। इतने ग्रेन फैलाने में कितना टाइम लगेगा? एक ग्रेन में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने ग्रेन फैलाने में इतना टाइम लगेगा। नहीं आए समझ में तो पूछना, वरना आप मुझे बता देना। ये लो, आ गया सर, समझ में आ गया। आगे सर। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन Yes, sir. स्क्रीन शॉट ले लो। जी गुड, स्क्रीन शॉट ले लो। फाइव पॉइंट वन फाइव
भाई एक ही बर्तन में, आराम से बताऊंगा मैं, कुछ दिन लगते हैं आराम से बताने में, तब तक मेरी बात आपको समझ में आने लगेंगी। कैसे समझाता हूं मैं। 8 ग्राम O2, 4 ग्राम H2, दोनों एक ही बर्तन में है। टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो ये देखो ऐसे निकल जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से प्रेशर निकालना है। टोटल टोटल V को नीचे ले आओ, RT/V, टोटल मोल लिख दो। टोटल मोल अगर लिख दोगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। एक ही बर्तन में ना दोनों। मोल कितने हैं? 4 ग्राम हाइड्रोजन है, पहले तो हाइड्रोजन के मोल निकालो। 4 मास हाइड्रोजन का, मोलर मास H गुणा में 2 ग्राम, ये तो हाइड्रोजन के मोल है। हाइड्रोजन का मास 4, मोलर मास 2। ऑक्सीजन के मोल जोड़ दो इसमें, 8, 16 दूनी 32, 8/32। इसका एलसीएम ले लेना, या एलसीएम क्यों लोगे, ऐसे 2 दूनी 4 और ये जो भी आता है मेरे को पता नहीं। अब ये मल्टीप्लाई आर भी दे रखा है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री 300 केल्विन। तो RT/V, वी भी तो लिखना है ना, RT/V था ना फॉर्मूला, V हट गया। तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है जी, सब कुछ गिवन है, बस ये हमने मोल्स अपने आप निकाले हैं, ये सब गिवन है। तो निकाल लो प्रेशर और इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई तो करनी है। यूनिट्स का मैं बताता हूं कुछ, इसके पीछे यूनिट मोल आएगी, ये मोल्स है, मोल से मोल जाएगा, केल्विन से केल्विन, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर बार में आएगा। बाकी नंबर्स तो आप जानते ही हैं कैसे सॉल्व करना है, यूनिट मैंने काट दिए, स्क्रीनशॉट लो। बस अब ये एक क्वेश्चन है कठिन, 5.16 आता है जी ये भी पेपर में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि हम कैसे करेंगे या सोचेंगे। भाई 5.16 क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझाने पर जरूर आप कर पाएंगे। तो आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो शायद आपको बहुत फायदा हो। 5.16, जब एक बलून, ये एयर है, एयर एयर है, एक बलून अचानक से नीचे से ऊपर उठा, समझ लो कि जमीन के अंदर से निकला है वो बलून। वैसे जमीन के अंदर बलून नहीं होता है, लेकिन मान लिया जमीन के अंदर, जमीन तोड़ के एक बलून बाहर निकला, और वो बलून अब एयर में घुसने वाला है। बिल्कुल स्फेरिकल बना लेना है बलून को उन्होंने, ये बैलून है और ये एयर में घुसने वाला है, इसके अंदर हीलियम गैस है, ये अभी धरती के अंदर है। तो जब ये एयर में घुसेगा तो ये एयर की जगह ले लेगा, एयर को हटा देगा यहां से। जैसे जब ये ऊपर उठेगा तो एयर हट जाएगी और एयर की जगह आ जाएगी हीलियम। तो जब बलून ऐसा करता है तो बैलून को लोड फील होता है, उसे कहते हैं पेलोड। ये टॉपिक नहीं है, कोई क्वेश्चन में है तो इसलिए समझा रहा हूं, एक वर्ड है पेलोड। तो जब बलून ऊपर उठता है तो वो एयर की जगह लेता है, तो एयर को हटाता है। जब वो एयर को हटाता है तो उसको लोड फील होता है, वो पेलोड होता है। और जो पेलोड होता है
वो उतना ही ज्यादा होता है। इस पे ध्यान देना, जो पे लोड होता है वो ऐसे निकलता है कि कितना लोड लग रहा है, कितने एयर का मास हटाया गया है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, यानी जो एयर हटाई गई है। बिल्कुल क्लियर उंगलियों से बता रहा हूं मैं, यहां से एयर हटाई है बलून ने, तो जो एयर यहां से हटाई है उसका मास क्या है, माइनस जो बलून आया है उसका मास क्या है। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एयर का मास जो हटाया गया है और उसकी जगह जो बलून आया है, इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा बलून के लिए, यानी उतना ज्यादा बलून पर पेलोड होगा। कुल मिलाकर ये है इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कब ज्यादा होगा, तुम देखो, जब ये वैल्यू बड़ी हो, एयर ज्यादा हटाई गई हो और बलून का मास कम हो। तो यानी एक तरीके से बलून में जितनी कम गैस होगी उतना बलून को लोड ज्यादा फील होगा, ये कहने का मतलब है इनका। आपको पेलोड निकालना है, यानी आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो एयर यहां से हटी है उसका मास क्या है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि जो एयर यहां से हटी है उसका मास क्या है। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन फॉर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो इसके लिए कुछ दिया तो होगा, हाँ देखो क्या दिया है, एक एक करके देखना है। डेंसिटी दी है एयर की, डेंसिटी ऑफ एयर, और डेंसिटी जो एयर की दी है वो है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर एयर का वॉल्यूम निकल जाए, अब देखो ध्यान से, जो डेंसिटी होती है ना वो मास ऑफ एयर, डेंसिटी एयर की मास ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर तुम ये वाला वॉल्यूम डाल दो ना, क्योंकि एयर जो हटी है उसका यही वॉल्यूम है जितना बलून का है, जितना वॉल्यूम बलून का है उतनी एयर यहां से हट गई है, उस एयर की जगह बलून आ गया है। तो अगर तुम बलून का वॉल्यूम निकाल लो ना तो समझ जाओ उतना ही वॉल्यूम एयर का हटा है, तो वही एयर का वॉल्यूम है। तो उन्होंने बैलून की रेडियस दी है 10 मीटर। तो बैलून की रेडियस है 10 मीटर। तो अगर बैलून की रेडियस 10 मीटर है तो बैलून का वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, और वही वॉल्यूम एयर का होगा जो हटी है उस एयर का, और वही वॉल्यूम बलून का भी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर है ना ये, 4/3 पाई की वैल्यू डालनी है, आर 10 मीटर का क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो मास ऑफ एयर जब आप निकालेंगे, रुक जाओ एक मिनट, तो एक चीज तो निकल गई है समझ लो, मास ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एयर, तो मास निकल जाएगा एयर का जो हटा है। तो डेंसिटी एयर की कितनी है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 4/3, पाई की वैल्यू कौन नहीं डाल सकता है, 3.14 हर कोई डाल सकता है। 10 मीटर क्यूब, ये 1000 हो गया, 1000 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, केजी में आएगा मास। इसे थोड़ा सीधा लिख लो, ऐसे कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, केजी पर मीटर क्यूब, तो ज्यादा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है। मास ऑफ एयर पहले ही बता देना है, आधा हो गया क्वेश्चन, मास ऑफ एयर निकल गया। बताओ यस सर। ठीक सर ठीक है जी, सबको नजर बनाए रखनी है क्या, अगर नेटवर्क ज्यादा अटकता है तो रिकॉर्डिंग करते रहे उसकी हैंड टू हैंड। तो मास ऑफ एयर निकल गया है जी,
आप 30 सेकंड तक नजर भी डाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आप देखिए हमने इतने स्लो मोशन में किए हैं, फिर भी हमने पूरे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम इस चैप्टर के, मतलब खत्म होने वाले हैं, तो वो फिर भी खत्म हो जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप उसे देख लीजिए एक बार कि मास ऑफ एयर निकाला है मैंने। तो एक बार मुझे बताइए ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि तुम कुछ देख रहे हो। अब मुझे क्या निकालना है बताओ। अब आगे मुझे क्या निकालना है? पेलोड तो निकालना है, लेकिन बलून का पेलोड, मास निकालना हाँ जी बलून का मास निकालना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, बलून का मास निकालूंगा मैं। ये हिस्सा खाली चाहिए। तो मास ऑफ बलून निकालना भी आसान है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। जैसे नीचे का हिस्सा मैंने छोड़ा था तो आपको कैलकुलेट करना है। देखो मास ऑफ बलून क्या है, मैं दो चीजें हैं, पहले आप ये समझिए। बैलून के अंदर एक तो बैलून का मास है, और फिर एयर जो अंदर हवा हीलियम भरी हुई है। यानी मास ऑफ बैलून में एक तो मास ऑफ एम्प्टी बैलून है, खाली बैलून का मास, प्लस मास ऑफ हीलियम, ये ऐसे है। और एक बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने ये दे रखा है एम्प्टी बैलून 100 किलो, खाली बैलून है ये 100 किलो का, छोटा मोटा बैलून नहीं है ये। खाली जब उसमें गैस नहीं होती है ना इस बैलून में, तो ये 100 किलो का होता है। तो अगर मास ऑफ हीलियम निकल गया तो मास ऑफ हीलियम तो निकल जाएगा। कैसे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, गैस का मास निकलेगा, देखना भाग के। मास इसके अंदर होता है मोल के, इसे खोल के बाहर कर लेते हैं। मास अपॉन में मोलर मास आरटी। अब मैं मास को एक साइड कर दूंगा, स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा। पी इधर ले लेते हैं, इधर ले लूं, हाँ ठीक है। पी गुणा में वी, आर नीचे, टी नीचे, एम ऊपर, स्मॉल एम साइड रह जाएगा। मास ऑफ हीलियम एम, ये हीलियम का मास है। प्रेशर दे रखा है, अब ये सारी चीजें अंदर दे रखी हैं, ये सब गिवन है। प्रेशर गिवन है जी 1.66 बार, टेम्परेचर 27 डिग्री है, 300 केल्विन जी। वॉल्यूम, वॉल्यूम हीलियम का, अरे वही तो है 4/3 पाई आर क्यूब, यही वाला तो वॉल्यूम लिखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर का क्यूब मतलब 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर थी। अभी समझाया था बदतमीजो। मोलर मास किसका डालना है? हीलियम का। हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम, वही है एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का, 4 ग्राम। मास हीलियम का तैयार है, आर लिख लो बस। आर भी दे रखा है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। कोई समस्या आ रही है क्या? हाँ, लीटर और मीटर क्यूब। मेरे को कैसे दिख गई ये प्रॉब्लम? क्योंकि दोनों वॉल्यूम की यूनिट है, ये कटेंगी नहीं। लीटर और मीटर क्यूब, तो क्या करें, लीटर को मीटर क्यूब में बदल लो या मीटर क्यूब को लीटर में, तो बदल लेते हैं। सुनो यहां देखो, एक एक मीटर 10 डेसीमीटर होता है, ये सिखाया है मैंने ऑफलाइन क्लास में। 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर क्यूब, क्यूब कर दो दोनों का, दोनों तरफ का, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है, और डेसीमीटर क्यूब को ही मीटर कहते हैं। तो 10 की पावर 3 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब की जगह मैं 10 की पावर 3 लीटर लिख सकता हूं यहां पर, या यहां लिख लो ना। तो मीटर क्यूब की जगह 10 की पावर 3 लीटर,
या लीटर की जगह लिख लो, लीटर की जगह लिखोगे तो 1 मीटर क्यूब बट्टा 10 की पावर 3 1 लीटर। तो ये 1 लीटर यहां लिखूंगा मैं, तो 0.083 बार, और 1 लीटर की जगह मैं ये लिखूंगा 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 10 की पावर 3। बस आपको इसे सॉल्व करना है। यूनिट्स आपको ज्यादा दिख रही हैं तो ये बार से बार गया, मोल से मोल जाएगा, कहीं तुमने एक जगह मोल लिखा नहीं होगा हमने, और क्या ये ना मोलर से मास ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट ये होती है ना, ग्राम पर मोल। केल्विन से गया केल्विन, कहाँ है केल्विन? केल्विन गिरा, तो सिर्फ एक ही यूनिट बची है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला जाएगा, और एक ही यूनिट बचेगी ग्राम, तो मास ग्राम में निकलेगा। सर जब इधर भी ये 10 की पावर 3 है और ऊपर भी 10 की पावर 3 है, कट नहीं जाएंगे? अरे तो नंबर कहाँ काट रहा हूं मैं तो यूनिट काट रहा हूं, नंबर तुम काटोगे ना। भाई ये कोई पूछने की बात ही नहीं है कि ये कटेंगे कि नहीं। अगर मैं मना कर दूंगा कि नहीं कटेंगे तो काटेगा नहीं, ये तो कटेंगे ही। अब सुनो, मास ऑफ एयर तुमने पहले ही निकाल लिया था, ठीक, उसमें से मास ऑफ बलून माइनस करना है। बलून के मास में 100 किलो तो पहले वही मास है, कौन सा? खाली बलून का। फिर तुम्हें मास हीलियम का भी लिखना है, ये है बलून का मास, और ये भी केजी में ही लिखना, तो आपका पे लोड निकलेगा। सिर्फ मैंने इसको गुणा भाग नहीं किया, बाकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। चलिए अगला करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। 5.17 एक आसान क्वेश्चन आया है। इस समय तो अगर तुम काफी टाइम मिलता है, वैसे ऑनलाइन क्लास तो स्कूल की भी होती होगी, लेकिन 1-2 दिन भी सोच लोगे ना कि आज मुझे पूरे चैप्टर को देख ही लेना है, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम निकालना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सीधा है क्वेश्चन। वी निकालना है, एनआरटी बाय पी। एन, एन निकालना है जी, मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। मास दिया है, सुनते रहा करो क्या क्या दिया है, मास दिया है मोल निकालने के लिए 8.8 ग्राम। मोलर मास मैं खुद लिखूंगा 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्राम पर मोल। आर दिया है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दिया है 31.1, 273 में 30 जोड़ो, 303, हाँ 303, उसमें एक और जोड़ दो 304, 304.1, 304.1 केल्विन। वॉल्यूम निकल गया, चेक कर लेते हैं, मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन। बार का क्या हुआ, प्रेशर छूट गया ना, प्रेशर दिया है, देखते हैं, दिया है एक बार, बार से बार गया। लीटर का क्या हुआ, ये कैसे वॉल्यूम आएगा ना लीटर में, ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, सब कट गए, नंबर नंबर रह गए, यानी ये पूरा इतना रह गया, देखो 8.8, 0.083, 304.1, 44, 1
और लीटर। चलो स्क्रीनशॉट लो। 5.18 एक आधा न्यूमेरिकली रह रहा है बस, इसके बाद करवा दिए मैंने सारे। वो 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, यही टिके रहना। आज के बाद भी कराऊंगा मैं, मतलब कराएंगे लेकिन अब अभी सेशन में नहीं, अब तो रिवीजन में कराएंगे। 5.18 दो गैस हैं, एक अननोन गैस है, इसका पता नहीं है, नाम नहीं पता ना। इस अननोन गैस का मास दिया हुआ है, ए मान लो, ए है ये गैस 2.9 ग्राम। इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है 95 डिग्री। 273 में 100 जोड़ो 373, उसमें 5 कम कर दो 368 केल्विन। और फिर डाई हाइड्रोजन गैस भी है, उसका भी मास दिया है 0.184 ग्राम। टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री यानी 290 केल्विन। कह रहा है दोनों का प्रेशर सेम है, सेम प्रेशर की वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम बता रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है? जी बिल्कुल। बताना क्या है ये नहीं अभी बता रहा मैं, तुम पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो इन दोनों का सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम है, ये लिखा है उसमें क्वेश्चन में। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप ये पहचानना कहां लिखा है। 2.9 ग्राम of a gas at 95 degrees Celsius occupied with same volume आ गया वर्ड, same volume as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degree at the same pressure। दोनों में सेम बोल रहा है ना, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। तो अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं PV इक्वल्स टू nRT, और वहां भी लगाता हूं PV इक्वल्स टू nRT, तो P और V तो सेम है दोनों के, तो इनके सिंबल्स को अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PV सेम है। PV तो P, यहां भी P यहां भी P, तो PV सेम है VV सेम है, तो PV और PV सेम है दोनों का PV। तो ये अलग है, लेकिन ये Na, ये मोल्स अलग आएंगे, टेम्परेचर अलग है। इसके मोल्स अलग आएंगे हाइड्रोजन के, टेम्परेचर अलग है। तुम्हें बस ये बताना है, क्वेश्चन हो गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं? बस ये बताओ। आ गई सर। यस सर। सर तो नंबर ऑफ मोल्स 2.9 ग्राम, मास अपॉन में मोलर मास। इसका मोलर मास तो मुझे पता ही नहीं है, आर से आर कट गया, इसे क्यों खींच लो। टेम्परेचर है 368 केल्विन, मोल फिर से 0.184, मास हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, टेम्परेचर 290 केल्विन। ये निकालना है जी, मोलर मास निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। स्क्रीनशॉट लो, 5.19 बता रहा हूं। ये कंटेनर है, ये आखिरी न्यूमेरिकल है जी, इसके बाद के 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो आप थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं।
भाई एक बात मैं बता दूं, सुनो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरे को मालूम है कि उनकी फीस सबमिट नहीं है, ताला बंद करके एजेंट लेके एजेंट को हाथ कर तो सबको ये पता रहता है, ठीक है ना, लेकिन हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए वो भी नहीं सबमिट कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई हितेश, अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी तो हम टोक ही देंगे, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम जब टोकेंगे तभी आप फीस सबमिट करेंगे? तो मैं आपसे, आप सभी को आज एक मैसेज डाल दूंगा रात में, आप मुझे बता देंगे किसने फीस दी है, किसने नहीं दी है। दिसंबर जनवरी, जिसने दिसंबर की दी हो वो दिसंबर की बता देगा, जिसने जनवरी की वो जनवरी की। 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। इस कंटेनर में 2 गैस है, दोनों का टोटल प्रेशर एक बार है। बहुत आसान निकलेगा ये क्वेश्चन जहां तक लग रहा है मुझे। दोनों का टोटल प्रेशर एक बार है और इसमें H2 है प्लस O2 है, यानी इन दोनों का टोटल एक बार है। हो गया। ये सब गिवन है, थोड़ा सा समझना पड़ सकता है। आखिरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। इन दोनों का टोटल प्रेशर एक बार है और देखिए हाइड्रोजन गैस 20% है, वो ये कह रहा है बाय वेट। पता है इसका क्या मतलब होता है? ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर में आता है, लेकिन यहां भी समझ में आ रहा है। 20% बाय वेट का मतलब है 20% का क्या मतलब होता है? 20 100 में से, 100 में से 20 कौन है? हाइड्रोजन। तो 100 में से 20 क्या नंबर लाई है क्या हाइड्रोजन? नहीं, बाय वेट, नंबर नहीं है। वेट का मतलब 100 ग्राम अगर गैस है अंदर तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन। समझ रहे हो? 100 ग्राम गैस है तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें आपको ये सब भी करना पड़ेगा। अब देखना, हाइड्रोजन का प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है? एक बार, ये टोटल है, और इस एक बार में 20% प्रेशर किसका है? हाइड्रोजन का। क्योंकि टोटल ये बाय वेट दे रखा है, तो बाय वेट से निकल जाए, बाय वेट दे रखा है तो बाय वेट से निकल जाएगा वैसे 100 ग्राम। बाय अगर मॉलिक्यूल दे रखा होता, हाँ, तो फिर वैसे ही करो। 20 ग्राम हाइड्रोजन है और 100 ग्राम टोटल गैस है। कैसे पता चल रहा है 100 ग्राम टोटल है? भाई 20% का मतलब क्या होता है? 100 में से 20। अब ग्राम लगाना है, कैसे पता चल रहा है? अरे 100 में से 20 का पेपर थोड़ी दिया है हाइड्रोजन ने, बाय वेट लिखा है। तो 100 ग्राम गैस में 20 ग्राम हाइड्रोजन है। 100 ग्राम गैस में 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 80 ग्राम कौन है फिर? ये तो बताओ बोल के। 100 में 20 हाइड्रोजन है, बताओ। ऑक्सीजन। सर O2। ऑक्सीजन, हाँ। तो मोल्स निकाल लो हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का मास 20, मोलर मास 2, H2 से निकलता है ना मोलर मास। 20 है मास, यहां साइड में लिख देता हूं, याद रहता है, मास, और 2 है मोलर मास। तो हाइड्रोजन के मोल हो गए 10। ऑक्सीजन के निकाल लो। ऑक्सीजन का मास 80, मोलर मास 16 दूनी 32, 32 ढाई आ गए, है ना? 2.5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, किसका? हाइड्रोजन का, किसी का भी निकाल लो। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब यानी अंदर टोटल जितने भी मॉलिक्यूल है, अंदर टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 10 है और टोटल मॉलिक्यूल 12.5 है। 10 और 2.5 ऑक्सीजन के 12.5। तो ये हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन है। अब ये वाला फॉर्मूला याद है?
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। बताओ, क्लास में ही बहुत अच्छे से बताया। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस सर। याद करो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एक बार है, हाइड्रोजन का फ्रैक्शन है 10/12.5, हो गया क्वेश्चन। हाँ तो जी अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 चारों थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आप उन्हें करिए, आंसर वाली बुक में से देखिए, याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है। मैं 6th चैप्टर पढ़ाऊंगा परसों होगी क्लास, 6ठा चैप्टर। कोई भी गलती अगर 5वें चैप्टर में की है तो अब 6th में मत करना। अगर ज्यादा 5वां खराब कर लिया है तुमने तो अभी उसके पीछे मत पड़ना, फिर मेरी सलाह मानना। तो नहीं तो अब मैं 6th पर जाऊंगा और तुम 5th पकड़ोगे तो इसमें और गड़बड़ हो जाएगा। अगर 1-2 दिन में कुछ ठीक कर सकते हो तो वो कर लेना। और दूसरी बात जो मैंने आपको बोला ना अभी जब मैं मैसेज डालूंगा तो मैं जो भी पूछूं मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है जी। सबको पर्सनली भेज दूंगा मैं मैसेज, तो मुझे उसके बारे में बता देना है, ठीक। चलिए जी, बाय।